सर्जरी कराई है, इतने थप्पड़ पड़ेंगे कि तुम्हारी शक्ल सामने आ जाएगी. कोई मर्द को किसी किस्म का जो है ना वो मौका नहीं चाहिए होता. वो छुरी भी चला सकता है, वो तेज़ाब भी फेंक सकता है, वो कत्ल जो है वो गन के ज़रिए भी कर सकता है. उसको किसी किस्म का ना ज़रिया नहीं चाहिए. वो उसने जो करना है, जुर्म उसने करना है और उसको पता है कि वो ही विल गेट अवे. It is a battle of mindsets, attitudes and behavior patterns. दुनिया भर में हर साल अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से ख़वातीन पर तशद्दुद के खात्मे के लिए 16 रोज़ की एक्टिविज़म की जाती है, जिसका आगाज़ 25 नवंबर से किया जाता है. तो हमने सोचा क्यों ना हम भी इसी मौजू को आज छेड़ें. रॉयटर्स फाउंडेशन के मुताबिक पाकिस्तान ख़वातीन के लिए दुनिया का छठा ख़तरनाक तरीन मुल्क है, जबकि विमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स के 170 मुल्कों के तकाबुली जायजे में पाकिस्तान का नंबर 167 है. पाकिस्तान से कम तर 3 मुल्कों में शाम, यमन और अफगानिस्तान शामिल हैं. मैं समझती हूँ पाकिस्तान में औरत बिल्कुल महफूज नहीं है, ज़रा बराबर महफूज नहीं है. देखिए, अगर मैं ख़ुद अपने घर से निकल के पैदल जाके कोई ट्रांसपोर्ट लेना चाहती हूँ तो अब सफ़ेद बालों के बावजूद 10 लोग मुझे वो करेंगे, रास्ते में इशारे करेंगे, मुझे प्रोपोजिशन करेंगे कि अच्छा साथ चलती हो. हर औरत अंदर से डरी हुई है कि पाकिस्तान में औरत महफूज नहीं है. और जब हम बात करते हैं डेरों और वडेरों की और अपनी उन कपास की चुनाई करने वाली ख़वातीन की, खेतों खलिहानों में सड़कों पे काम करने वाली ख़वातीन की, इवन कि जब हम घरेलू तशद्दुद की भी बात देखते हैं तो आज से 20-22 साल पहले हम जहाँ खड़े थे आज उससे भी कहीं ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल हो चुकी है. हमारा मुल्क तो एक मॉडल मुल्क है और इसमें ये हरासमेंट की चीज़ें जो है ना, ये तो एक टर्म्स आ गई हैं. अदरवाइज़ तो तहफ़्फ़ुज़ भी है और हया भी है और लोग जो है ना, मर्द हज़रात औरतों का यहाँ बड़ा ख्याल रखते हैं. औरतों को अब हर तरह की आज़ादी है. हमारी औरतें मर्दों की शाना बिशाना चल रही हैं. हर शोबे में आप देखेंगे औरत जो है वो साथ साथ चल रही है. लेकिन ये है कि अभी कुछ जगहों पे अभी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो उस जो सिस्टम है हमारा, उसका काम है कि वो इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करवाए. ख़वातीन पर तशद्दुद कई मुख्तलिफ सूरत इख्तियार कर सकता है. इनमें सबसे पहले तो घर की 4 दीवारी के अंदर जिस्मानी या ज़हनी तशद्दुद, जिसे हम डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं, शामिल है. फिर उसके बाद रेप, तेज़ाब फेंकने के वाक़यात, जिनसी तशद्दुद या हिरासानी, ज़बरदस्ती या कम उम्री की शादियाँ और लड़कियों को तालीम हासिल ना करने देना, ये सब भी वायलेंस के ज़ुमरे में ही आता है. तशद्दुद बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के हैं. देखिए, एक तो यही तशद्दुद कि अगर आप अपनी बेटियों को पढ़ने की इजाज़त ना दें, वो भी एक बहुत बड़ा तशद्दुद है. नौकरियां करने की इजाज़त ना दें, वो भी तो एक तो इमोशनल तशद्दुद, इस तरह के सोशल तशद्दुद, और फिर फ़िज़िकल तशद्दुद तो खैर है, आपको पता है डोमेस्टिक वायलेंस है कि कोई मसला ही नहीं है कि एक औरत को थप्पड़ आप लगा दें, हाथ उठा लें उसके ऊपर, या उसको पहले तो होता था कि वो जला भी दिया अभी थोड़ा शायद कम हुआ है जलने वलने का, मगर जला देना, एसिड फेंक देना, ये सारे किस्म के मगर सबसे तकलीफ दे चीज़ जो है वो है औरत को रेप करना. क्या ये भी महज इत्तेफाक है कि सिंध के शहर सखर में गुज़िश्ता साल 12 अफराद हलाक हुए, जिनमें 10 औरतें थीं. खोटकी में 27 अफराद कत्ल किए गए, जिनमें 17 जी हाँ औरतें थीं. सिर्फ लाहौर शहर में गुज़िश्ता साल जनवरी से लेकर नवंबर तक 83 औरतें गैरत के नाम पर कत्ल कर दी गईं. और ये वो केसेस हैं जो पुलिस तक पहुंच पाते हैं. तशद्दुद के बहुत से केसेस तो रिपोर्ट ही नहीं होते. जो हमारे पास स्टेटिस्टिक्स हैं, जो हमारे पास डेटा है, वो बड़ा अंडर एस्टिमेटेड है, क्योंकि इतने केसेस ऐसे होते हैं जो दब जाते हैं, जिनकी आवाज़ पहुंचती ही नहीं है, ना रिपोर्टिंग उनकी होती है, ना वो FIR कटती है, ना लीगल प्रोसीजर स्टार्ट होता है. क्यों? क्योंकि लड़की हो, इज़्ज़त का मामला आ गया, टॉलरेट करो, कुछ नहीं होता, सिर्फ तशद्दुद ही तो किया है, सह लो. मर्द तो ऐसे ही करते हैं, मैन विल बी मैन, बॉयज़ विल बी बॉयज़ का हमें ताना सुनने को मिलता है कि ख़ुद अपने आप को ठीक कर लो. यहाँ ख़वातीन के साथ एक बहुत बड़ा मसला है कि हम ट्रस्ट डेवलप नहीं करते जिनके साथ जुल्म होता है, जिसकी वजह से औरत जुल्म सहते जब कत्ल हो जाती है तो सब लोग कहते हैं कि पहले क्यों नहीं बताया था. पहले बताने की स्पेस मुहैया करने की अच्छा ज़रूरत है.
बहुत ज़्यादा fear of speaking out. वो उनको awareness है कि उनको बोलना चाहिए, लेकिन उनको ये नहीं पता कि सुनेगा कौन. वाक़यात बेशुमार हैं। इस साल पेश आने वाले सिर्फ एक माह के वाक़यात पर नज़र डालते हैं और ये भी वो वाक़यात हैं जो कि सोशल मीडिया पर शहरियों के गम और गुस्से का बाइस बने। जुलाई के महीने में टंडोजाम में 7 माह की हामला अमरीन को उसके शोहर ने जलाकर मार दिया। इसी महीने में हैदराबाद की 32 साला कुरतुल्लैन को उसके शोहर ने उसके बच्चों के सामने पीट कर कत्ल कर दिया। जुलाई ही में शिकारपुर के एक शख्स ने अपनी बीवी, 2 बेटियों और एक खातून रिश्तेदार को गोलियों से भून डाला। इसी माह पेशावर में विरासत में अपना हक मांगने पर 2 भाई अपनी बहन और मां को हथौड़ी से जदोकोब करते दिखाई दिए। इसी महीने ही जस्टिस फॉर साइमा के नाम से एक और हैशटैग सोशल मीडिया पर सामने आया, जहां साइमा के पुलिस कांस्टेबल वालिद ने पेशावर में गोलियां मारकर अपनी बीवी को कत्ल और बच्चों को जख्मी किया था। ये जुलाई ही था जब एक और दिल दहलाने वाला वाकया पेश आया। कोयटा में बकर ईद पर कुर्बानी का गोश्त लेने जाने वाली 7 साला बच्ची का रेप हुआ। जुलाई के आखिर में रावलपिंडी इस्लामाबाद की हदूद में एक गरीब 30 साला औरत के साथ रेप किया गया और उसे और उसके 14 माह के बच्चे को चाकू के वार करके तड़पता मरने के लिए छोड़ दिया गया। इसी महीने के इख्तिताम में ईवान इक़्तिदार से कुछ ही फासले पर एक नौजवान जोड़े को ज़दोकोब करने, खातून को हिरासा करने और इस तमाम कार्रवाई की वीडियो बनाने के वाक़ये ने सोशल मीडिया पर एक शोर बर्पा कर दिया। शायद यही वजह थी कि मुल्ज़िमान फ़ौरन गिरफ्तार हुए और उन्हें सज़ा हुई। ये सिर्फ एक माह के वो चंद वाक़यात हैं जो उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। शायद इससे आपको सूरत हाल की संगीनी का अंदाज़ा हो सके। इतना शोर, इतना गम और गुस्सा, लेकिन फिर भी ऐसे वाक़यात थमने का नाम नहीं लेते। क्यों? ख़त्म इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वो मर्द पकड़े नहीं जाते, और अगर जब तक आप ये मर्दों को पकड़ेंगे नहीं और उनको पनिश नहीं करेंगे तो ये चीज़ ख़त्म नहीं हो सकती है। देखिए अभी भी अगर आपको याद हो, मुख्तार माई का इतना बड़ा केस हुआ था, गैंग रेप हुआ था, सारे गांव ने उस को देखा था और उसके सारे रेपिस्ट आज़ाद फिर रहे आज भी। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है तो फिर ऐसे मुजरिमों को जो है, ऐसे मुलजिमों को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलता है और उनको होता है कि चूँकि कानून कमज़ोर है, चूँकि उनकी पकड़ नहीं होगी, वो किसी ना किसी तरीके से बच के निकल जाएंगे, तो वो इस तरह के जुर्म करते हैं। सभी को याद है 27 साला नूर मुकद्दम का वो मुस्कुराता चेहरा जिससे तन से जुदा कर दिया गया। इस्लामाबाद के दिल में पेश आने वाला यह हाई प्रोफाइल वाकया किस माइंडसेट की निशानदेही करता है? क्या नूर मुकद्दम की मौत पाकिस्तान की औरत का मुस्तकबिल तब्दील कर पाएगी? अगर वो केस एक सोशल मीडिया बबल था जिसको के ऊपर हमने एकदम से आवाज उठाई और उसके बाद क्योंकि सोशल मीडिया की गोल्डफिश मेमोरी होती है और वो हम भूल जाएंगे, तो वो एक गेम चेंजर नहीं होगा। लेकिन हम अगर अपनी आवाज को परसिस्टेंटली उठाते रहेंगे कि ये जो जुल्म और ये जो दर्दनाक हादसा एक औरत के साथ हुआ है वो कभी भी किसी औरत के साथ ना हो, और हम लोगों की आवाज जब परसिस्टेंस के साथ उठती रहेगी तो हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे सिस्टम्स टुवर्ड्स बेटर बिल्ड होंगे। अभी तक देखें वो पेंडिंग है केस। क्यों पेंडिंग है? क्योंकि किसी ना किसी तरीके से उसको सैबोटाज किया जा रहा है ताकि मैनिपुलेट किया जाए और उसको किसी तरह से ऐसे डिले किया जाए, प्रोलॉन्ग किया जाए कि कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए या फिर कोई और जिस तरह भी वो करना चाहते हैं उसको मैनिपुलेट कर लें। ख़वातीन अगर जुल्म सितम के खिलाफ आवाज़ उठाएं तो इसे कहा जाता है कि ये मुल्क को बदनाम करने की साजिश है, और ये भी कहा जाता है कि ऐसे वाक़यात तो दुनिया भर में होते हैं। मोटरवे रेप बड़ी रीसेंट एग्जांपल है मेरे ख्याल में, उससे पीछे जाने की भी ज़रूरत नहीं है हमें, बहुत रीसेंट है। क्या कहा गया कि जी खातून थी, अकेली क्यों ट्रैवल करी थी? अगर अकेली थी तो ये वाला रास्ता क्यों नहीं इख्तियार किया, सुनसान सड़क क्यों इख्तियार की? अगर सुनसान सड़क ये ना इख्तियार करती, बच्चों को साथ लेके ना निकलती, अकेली थी किसी मर्द को साथ लेके ट्रैवल करती, तो ये जो सारी विक्टिम ब्लेमिंग है ये बहुत प्रेवलेंट है। सर्कमस्टांसेस ब्लेम हो रहे हैं, परपेट्रेटर का कोई नामो निशान नहीं है, परपेट्रेटर की बात ही नहीं हो रही। कितने ही केसेस रिपोर्ट होते हैं और फिर उन सरकारी फाइलों पर गर्द जमती जाती है।
ہفتوں، مہینوں، سالوں کوئی نتیجہ نہیں آتا، اور جو آتا ہے تو کیا؟ قوانین میں ہم لوگ خود کفیل ہو چکے ہیں. بات یہ ہے کہ عملداری کی ضرورت ہے تھانوں کی سطح پہ خاص طور پر. FIR ہمارے ملک میں بدقسمتی سے ایک سچا واقعے کو بھی جھوٹا کر دیتی ہے. کیس کو بس مضبوط کرنے کے لیے نا FIR میں کہانی مڑوڑ تڑوڑ دی جاتی ہے. تو جب وہ اس طرح سے کمپلیکیٹ کر دیا جاتا ہے، تو جب یہ گواہ کورٹوں میں آتے ہیں یا پھر ان کی کراس ایگزامینیشن ہوتی ہے، ان پہ جرا ہوتی ہے، تو یہ کوئی ایسی چیز بول دیتے ہیں جس سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے یہ موقع پہ نہیں تھے. یہ دوسرا، انویسٹیگیشن فالٹی ہوتی ہے. ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ جو انویسٹیگیٹنگ آفیسرز ہوتے ہیں جو ہمارے پولیس میں ہیں، ان کی انفارچونیٹلی ٹریننگ نہیں ہوئی ہوتی. وہ جائے وقوع پہ جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ایویڈنس کیسے کلیکٹ کرنا ہے. وہ جا کے ہر چیز کو ہاتھ لگائیں گے. فورینزک اس کی PFSA کی آنے سے پہلے ہی وہ جائے وقوع ایسے پلوٹ ہو جائے گا کہ اس کے اوپر سے اتنی امپورٹنٹ ایویڈنس کلیکٹ نہیں ہوئی ہوگی. جب وہ عدالت میں جاتا ہے تو ججز نے دیکھنا ہوتا ہے کہ فائل پہ ہے ثبوت. جب وہ نہیں ہوا ہوتا نا تو پھر کیس بہت کمزور ہو جاتا ہے، اور اینڈ میں آ کے بے شک لوور کورٹ سزا دے بھی دیتی ہے نا، تو وہ ہائی کورٹ سے جا کے یا سپریم کورٹ سے جا کے وہ بری ہو جاتا ہے، اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ مل جاتا ہے. یہ تو خیر بات کا مرحلہ ہے. کتنی عورتیں تو گھر ٹوٹ جانے کے خوف سے یا دربدری کے خوف سے شکایت ہی درج نہیں کراتی، اور جو کراتی ہیں تو پھر سماج بھی دیوار بن جاتا ہے اور سسٹم بھی. مجھے ایک لڑکی کی کال آئی کہ میرے اوپر بڑا سیویئر قسم کا اسالٹ ہوا ہے، اور میرے گھر پہ کسی میرے اپنے خاندان والے نے کی ہے. تو میں FIR کٹوانے کے لیے تھانے آئی ہوں، مجھے ہیلپ کریں. میں نے کہا آپ فوراً اپنی اپلیکیشن لکھیں اور FIR کٹ جائے گی. کہتی ہے میڈیکل بھی ہو گیا، ہر چیز ہو گئی ہے، لیکن مجھے پولیس والے کہہ رہے ہیں یہ تو آپ کے گھر کا معاملہ ہے، آپ گھر میں جائیں، آپ کے ابو کو بلاتے ہیں، آپ کے خاندان والوں کو بلاتے ہیں، ادھر ہی مسئلہ حل کرتے ہیں. یہی اگر ڈومیسٹک وائلنس کا بل پاس ہو گیا ہوتا تو وہ شاید اس کی کچھ بہتر دادرسی ہو پاتی، لیکن چونکہ وہ گھر کا معاملہ تھا، وہی انہوں نے کہا جی 4 دیواری، گھر کا معاملہ اندر رکھو، بات نہیں کرنی، بات باہر نہیں جانی چاہیے کیونکہ تم لڑکی ہو، اور لڑکی کی عزت بہت بڑی چیز ہے. لڑکوں کی تو عزت کی بات ہی نہیں ہوتی، ہر چیز لڑکی کی عزت سے منسوخ کیا جاتی ہے. ایٹ آل لیولز آپ کو FIM میں ٹریننگ کی ضرورت ہے، آپ کو پولیس میں ٹریننگ کی ضرورت ہے، ایٹ آل گورنمنٹ لیولز بھی ہم لوگوں کو ٹریننگ کی ضرورت ہے. جینڈر سینسٹیوٹی کی، جوڈیشری ہو، پولیس ہو، FIA ہو، ہر طرف، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ جو تحفظ فراہم کرنے والے ہیں وہی آپ کے اوپر ظلم کرتے. So gender sensitivity training is required at all levels. عورتوں کا ڈر نکالنا is required at all levels. کیا جینڈر ٹریننگ صرف نچلی سطح پر کام کرنے والوں کے لیے ضروری ہے؟ اب میں پہلے تو یہ حیران ہوں کہ 3 بچوں کی ماں ہے، اکیلی ڈرائیور ہے، آپ ڈیفینس سے نکلی ہو، آپ سیدھا روڈ لو، GT روڈ جہاں پہ آبادی ہے، اور گھر چلی جاؤ. اگر آپ اس طرف سے نکلی ہو تو کم از کم اپنا پیٹرول چیک کر لو، کیونکہ اس سارے پیٹرول پمپ نہیں ہوتے. بہرحال یہ مسئلہ تھا ان کا. مریم کا بین پہ آئی ہوئی ہے، یہ بھی سن لو، آن ریکارڈ سن لو. خوبصورت تو ہے، میں سچ بولوں گا. اگر تھپڑ مارنے پہ ہم آئے تو جو ہمارے پیسوں سے 8 کروڑ روپے سے تم نے سرجری کرائی ہے، اتنے تھپڑ پڑیں گے کہ تمہاری شکل سامنے آ جائے گی، یہ سرجری اتر جائے گی تمہاری. Do you think that what women wear has any effect? That's part of this temptation? If a woman is wearing very few clothes, it will have an impact on the men, unless they're robots. And it's common sense. اگر ہمارے لیڈر کہہ دیتے ہیں ہم کو کہ آپ لوگ پرووک کرتے ہیں، ایسے کپڑے چھوٹے کپڑے پہنیں گے تو ریپ تو ہوگا، یہ کیا بات ہے؟ اور وہ بھی ہمارے ہیڈ آف دا اسٹیٹ اگر ایسی باتیں کہیں گے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ چیزیں بڑھتی ہی چلی جائیں گی. وکٹم بلیمنگ نہ کریں، اور جو قصور ہوتا ہے اور جو قصوروار ہے وہ وکٹم نہیں ہے، وہ ظالم ہے. ہم ظالم کو ظالم سمجھیں، نہ کہ ہم ظالم کے حق میں بولیں اور مظلوم کے. تو یہ ہمارے کلچر کے، ٹریڈیشن کے اور ہماری جن ویلیوز کے لیے ہم نے لڑائی ان سب کے خلاف آتی ہے. خواتین کی کم عمری کی شادی ہو یا زبردستی کی، بیوی کے حقوق سلب کرنا ہو یا بہن کا حق، رشتے سے انکار پر تیزاب پھینکنے کے واقعات ہوں یا چاقو کے وار کر کے مارنے کے، غیرت میں آ کر قتل ہو، بدلے کی شادی ہو یا پھر ریپ، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ واقعات کم ہونے کے بجائے بڑھتے ہی جا رہے ہیں. آخر اس سب کا حل کیا ہے؟
अक्सर ऐसा होता है कि उनके पास रहने की कोई जगह नहीं होती है, कोई और शेल्टर नहीं होता है, तो उनको ये सोचना पड़ता है कि अगर हम इसके बारे में कंप्लेन करेंगे तो हम कहाँ पे जाएंगे। तो वेलफेयर कंट्रीज में रिफ्यूज हाउसेस होते हैं जहाँ पे वो 3 हफ्ते 4 हफ्ते डिपेंडिंग ऑन देयर सर्कमस्टांसेस वो रह सकती हैं अप टिल द टाइम दे फाइंड अ जॉब। उसमें एक सोल्यूशन ये भी हो सकता है पाकिस्तान में रहते हुए कि ऑर्डर पास किया जाए कि जो अक्यूज्ड की प्रॉपर्टी है और उसको ये ऑर्डर पास किया जाए कि वो उसको घर से बेदखल नहीं कर सकता। जजेस की विल पे बहुत डिपेंड करता है, अगर वो चाहें तो वो केस को स्पीडी कंक्लूड कर सकते हैं। मेरे पास कुछ ऐसे केसेस हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी हुई है कि जी ये 2 महीने में 3 महीने में ख़त्म करना है। उन केसेस को आज तक साल 2 साल हो गए चलते हुए। स्पीडी ट्रायल्स होने चाहिए, फीमेल सेंट्रिक होनी चाहिए, हमारी जुडिशरी में फ़ीमेल जजेस का इजाफा करना चाहिए जो ऐसे जेंडर सेंसिटिव केसेस करें और फीमेल्स हों जो जजेस डिसाइड करें, क्योंकि उनकी एक एम्पैथी और उनका जो एक है ना केस को समझना वो बड़ा डिफरेंट होएगा। असल में जो चीज़ में तब्दीली आने की ज़रूरत है वो है लोगों की सोच, जो इक़्तिदार होते हैं उनको तब्दील करने की ज़रूरत है। मैं लूँगी आपसे इजाज़त इस बात के साथ कि औरत पर तशद्दुद का खात्मा ये जद्दोजहद जारी है। सफ़र तवील और शायद थका देने वाला है, लेकिन सुरंग के उस पार रोशनी की किरण भी नज़र आ रही है। ये 8 मार्च आता नहीं है तो लोग बातें करने लगते हैं कि क्या होगा मार्च में, इस 8 मार्च में क्या होगा, क्या क्या एक्टिविटीज़ होने वाली हैं। तो एक बहुत ज़रूरी डायलॉग शुरू हो गया है। जुल्म तो किसी शक्ल में भी हो, औरतों के साथ हो, कहीं भी हो, मर्दों के साथ हो, जुल्म तो जुल्म ही है। तो मैं तो ये कहूँगा कि इंशाल्लाह होपलेस मामला नहीं है। कहते हैं कि गिलास आधा खाली है, तो हमें यह भी देखना होगा कि गिलास आधा भरा हुआ है। उम्मीद भी बहुत है और बहुत सारे हमारे आगे चैलेंजेस भी हैं।